हाय एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप्स। आपको मैं 5 टिप्स देने वाली हूँ इसके लिए। सबसे पहले आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द टॉपिक which is communication and relationships. You might be already knowing this कि these both are interrelated, these are correlated. Okay, अभी relationship में I would like to tell you कि मैं सब कुछ mention कर रही हूँ. So it is all about your parental relationships, your peer relationship, your co-workers or students along with you, or your partner, your spouses, your siblings, your cousins, everybody else. तो कम्युनिकेशनशिप अपना कम्युनिकेशनशिप इसको कहते हैं, विच इज़ लाइक रिलेशनशिप जो कम्युनिकेशन की वजह से एकदम स्ट्रांग हो, विच इज़ वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड विद द कम्युनिकेशन. सो दैट कम्युनिकेशनशिप इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. कोई भी रोल हो, लाइक यू माइट बी समबडीज सन, आप किसी के पिता होंगे, आप किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे, लेकिन हर किसी के साथ ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स बिगिन. और हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट है दैट इज कम्युनिकेशन इज द की. मतलब कम्युनिकेशन ही सब चीज़ों को स्टार्ट करता है. एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ वन कम्युनिकेशन, विथ वन हाय और हेलो. उससे एक वर्ड से ही सारे रिलेशनशिप अपने स्टार्ट होते हैं, सारे रिलेशनशिप के एसेंस होते हैं, सारे रिलेशनशिप के अपने बेस बिल्ट होते हैं. हमारा बॉडी लैंग्वेज हो, हमारे एक्सप्रेशंस हो, हमारा वे ऑफ टॉकिंग हो, उससे ही स्टार्ट होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. अभी एक्सप्रेशन में लेट मी टेल यू कि हम इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि एक्सप्रेशन हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं हमारे पॉजिटिव रिलेशंस का, विच इज़ द पॉजिटिव इमोशंस. जैसे कि हम खुश हों तो किसी को वाओ नाइस अप्रिशिएट कर दिया, वाओ यू आर ब्यूटिफुल, ऐसे अप्रिशिएट कर दिया. बट दैट इज़ नॉट द केस. इमोशंस में अपने सारे इमोशंस काउंट होते हैं, विच इज़ अपसेटनेस, एंगर, या फिर फीलिंग निग्लेक्टेड कि हम किसी के एक्शन की वजह से हमें अच्छा नहीं लगा, हम निग्लेक्टेड फील करते हो, या फिर हम अपसेट फील करते हो, या फिर हम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो. तो इवन दैट शुड बी कम्युनिकेटेड रियली वेल, क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ एक साइड का नहीं होता. देर आर 2 sides ऑफ एवरी कॉइन. सो एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव. नेगेटिव को अगर मिस आउट करेंगे तो कॉइन का वन साइड हम मिस नहीं कर सकते. वो एक ही कॉइन है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द साइड्स. दोनों साइड्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है. तो पॉजिटिव तो हम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द नेगेटिव इमोशंस? ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है लोगों के लिए, जब वो अपना गुस्सा, अपना रिसेंटमेंट, अपना अपसेटनेस, ये सब कैसे एक्सप्रेस करते हैं. सो द राइट वे टू एक्सप्रेस दिस, जो अपने नेगेटिव इमोशंस होते हैं उसको राइट वे एक्सप्रेस करने का ये होता है कि यू ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर फीलिंग. अपनी फीलिंग का एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे व्हाट मिस्टेक डू वी डू इज, जब भी हम गुस्सा होते हैं, रिसेंटेड होते हैं, व्हाट वी डू इज ट्राई टू पॉइंट आउट अदर्स मिस्टेक इन द नेम ऑफ एक्सप्रेसिंग. सो अवॉइड दिस मिस्टेक. अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के नाम पे दूसरों की गलतियां नहीं गिनानी है. हमें वही करना है जो हम फील कर रहे हैं, हमें वही एक्सप्रेस करना है जो हम फील कर रहे हैं. दैट इज, इफ मुझे आपकी बात सुन के इंसल्टेड फील हो रहा है, देन आई विल जस्ट से कि आई एम सॉरी बट आई फेल्ट अ बिट इंसल्टेड. क्या आप इसको और रिस्पेक्टेबली मुझे आप कह सकते हैं तो मैं आपको बेटर वे में समझ पाऊँ. दैट इज द राइट वे टू एक्सप्रेस, नॉट द थिंग कि हाउ कैन यू से दिस टू मी. मतलब मैं तो मेरी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हूँ तो आप मुझे ऐसा कैसा बोल सकते हैं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. नहीं, नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करने का भी एक वे होता है, और अपने नाम पे दूसरों की गलतियां नहीं गिनानी है. सो दिस इज द मेन की ऑफ द कम्युनिकेशन, कि हमें अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. सारे रिलेशनशिप में मुझे एक तरीका मेरा अपना सस्टेन करना है कि उस तरीके में मुझे एक्सप्रेस करना है. वो तरीका मेरा ये होगा कि मैं मेरी इमोशंस को पहले बताऊंगी रादर देन कि सामने वाले की मिस्टेक पॉइंट आउट करूं. तो ये जब मैं करूंगी
तब उस पॉइंट पे मेरे दिमाग में डीप इनसाइड माय माइंड एक ये भी सेंस ऑफ पॉइंट बिल्ट होगा कि आई एम द प्रायोरिटी, सामने वाला प्रायोरिटी नहीं है। जब मैं खुद को प्रायोरिटी पे रखती हूँ तो मेरे इमोशंस प्रायोरिटी पे है। सामने वाले ने जो मिस्टेक किया या फिर जो मुझसे गलत कहा या फिर जो भी मुझसे बुरा कहा, वो प्रायोरिटी पे नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद को प्रायोरिटी पे रखा है। और वो मैंने कब किया? जब मैंने उनको सिर्फ वही बोला जो मैंने फील किया, रादर देन मेकिंग देम काउंट देयर मिस्टेक। सो दिस इज़ द थिंग कि हमें हमारे जो भी इमोशंस है इसको हमें बहुत केयरफुली प्रेजेंट करना है। दे शुड नॉट बी लाइक किसी और को हम प्रायोरिटाइज करके वो चीज़ नहीं कर सकते। तो खुद को प्रायोरिटाइज अगर कर रहे हो आप, तो आपको खुद को प्रायोरिटाइज मतलब खुद की फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस करना है। सो नाउ दिस इज द की ऑफ द कम्युनिकेशनशिप। Now let's go towards the point 2, which is setting the boundaries. अभी there is a difference between boundaries and the walls. Boundaries मतलब क्या और walls मतलब क्या? Wall, if you are building the wall around you, nobody will get inside, okay? But if you are building the boundary, then everybody is there with you, everybody understands you, you are understanding everybody, and still there is a line of privacy or line of contact maintained, where you can control, that you can control in your life. Now this is the mistake done by many of us, that whenever they enter into a new relationship or new situationship, जो भी हमारे लाइफ में नए रिश्ते बनते हैं, तो हम उनमें स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्वॉल्वमेंट वो बाउंड्रीज मिट जाती है, दैट बाउंड्रीज गेट वैनिश्ड स्लोली एंड स्लोली. So you are supposed to avoid that. बाउंड्री चाहे आपके साथ हो, आपके कोई भी रिलेशनशिप के साथ हो, हर रिलेशनशिप के साथ एक बाउंड्री होनी ही चाहिए. May it be your parents, may it be your spouse, your husband, your wife, your girlfriend, your boyfriend, or your cousins, your siblings, everybody counts in that. Your best friends, everybody counts in that. जब बाउंड्री मिटती है ना, तब हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं. वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ दैट पर्सन, कि इस इंसान से मुझे ये चीज़ चाहिए, उस इंसान से मुझे वो चीज़ चाहिए. तो वो एक्सपेक्टेशन कब बढ़ती है? जब बाउंड्रीज नहीं है. आप उनके लिए बाउंड्रीज सेट करोगे तो अब आप खुद के लिए तो बाउंड्रीज अपने आप सेट हो रही है ना. तो उनके लिए अगर आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हो तो दैट मीन्स कि एक्सपेक्टेशन की भी लिमिट है. एक जो भी उनके अगर एक्सपेक्टेशंस, आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो मीटअप नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कंप्लेंट्स भी नहीं होगी उनसे. यू वुड अंडरस्टैंड देम ग्रेजुअली कि यस, मैंने बाउंड्री सेट की है कि इस बाउंड्री के मतलब इफ़ आई एम सेइंग कि आई एम बिजी राइट नाउ एंड आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड और नज्ड मोर देन 3 times, then with time they won't nudge you more than 3 times. And if they are not nudging you for more than 3 times, तो फिर स्लोली वो अपने आप समझ जाएंगे कि आपके साथ उनको कैसे प्रिटेंड करना है, कैसे बिहेव करना है. इफ उनको ये चीज़ प्रैक्टिस में आ गई कि आपके साथ उनको कैसे बिहेव करना है, आपकी कंप्लेंट्स अपने आप चली जाएंगी. यू वुड नॉट हैव कंप्लेंट्स विद एनीबडी. सब आपको अच्छे लगेंगे और सबके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन बाउंड्रीज. अब बाउंड्रीज आपको कैसे सेट करनी है, दैट टोटली डिपेंड्स कि वो रिलेशन कौन सा है. किसी रिलेशन में आप ये बाउंड्री सेट करोगे कि मुझे मेरे बेडरूम में नॉक करके आना, या फिर किसी रिलेशनशिप में आप ये बाउंड्री सेट करोगे कि नहीं, डोंट चेक माई फोन, आई डोंट लाइक दैट समबडी चेक्स माई फोन, ओके, आई वॉन्ट माई प्राइवेसी मेंटेन. और किसी रिलेशनशिप में आप ये बाउंड्री भी मेंटेन कर सकते हैं कि जब मैं काम कर रही हूँ तब मुझे कोई भी पर्सनल वे में मुझे कम्युनिकेशन नहीं चाहिए. लाइक इफ सम पर्सनल पर्सन और सम आपका फैमिली मेम्बर आपके साथ प्रोफेशनली कनेक्टेड है, तो देर इज अ बाउंड्री. वर्क आवर्स में यू शुड बी एक्टिंग प्रोफेशनल विथ मी. आई एम योर कॉलीग, यू आर माई कॉलीग एंड वी आर टोटली प्रोफेशनल. यहाँ पे इट शुड नॉट बी के यार प्लीज डू दिस फॉर मी. नहीं, दैट इज नॉट अलाउड. सो बाउंड्रीज आप, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स, आप जो भी लोगों से कंप्लेन करते हैं कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया या इन्होंने मुझे वायलेट किया या फिर दे डिसरिस्पेक्टेड मी, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज बिकॉज देर वॉज नो बाउंड्री सेट फॉर देम एंड यू आर ब्लेमिंग देम, यू इंट्रूडेड माई प्राइवेसी.
आपने मेरे प्राइवेसी को इंडल्ज किया, आपने मेरा फ़ोन चेक किया, आपने मेरी लाइफ में मुझे एक पर्सनल स्पेस चाहिए, वो स्पेस नहीं रही, एवरीबडी इज गेटिंग इनसाइड। ये राइट वे में होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इवन डिसरेस्पेक्टिंग टू दैट पर्सन। ओके, उनके जो भी एक्सपेक्टेशन है, उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको कंसिडर करके आपको बाउंड्रीज सेट करनी है। इट शुड नॉट बी लाइक nobody calls me, nobody messages me, nobody touches me, or nobody continuously messages me that come here, do this, do no. They will be doing because they are related to you in some way or the other. Even if imagine yourself working in an office with 50 other people, okay, somebody is going to come, that chai wala is going to come and keep the chai, madam, and he is going to nudge you, okay. You are not supposed to get irritated with that. Boundaries does not mean कि nobody is going to contact you. Boundaries मतलब a way of talking is restricted. आपके तरफ बात करने का एक तरीका होगा और वो तरीका वो लोग मेंटेन करेंगे. That doesn't mean कि कोई बात ही नहीं करेगा. Boundaries का वो मतलब नहीं है. So this is the interpretation which we need to understand कि कौन सी चीज को कैसे interpret करना है. How do we need to interpret the right thing in the right way? For what I would advise you is कि आप एक notebook बनाएं, अपनी personal diary, and start listing your family members, your colleagues, your cousins, आपके जितने भी contacts हैं, आप उनका list बनाएं. उनके लिए boundaries क्या क्या set होंगी, write it down कि this person should talk to me with respect. इनके लिए मतलब ये सिर्फ respectfully मेरे साथ बात कीजिए. फिर this person has a bad habit of getting into my room anytime without knocking, तो just tell them that please knock and come. okay, तो ऐसे आप एक ये बनाते जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि how much people are respecting your boundaries, and slowly with time everybody is going to respect your boundaries. भले स्टार्टिंग में उनको हैबिट नहीं होगी, because see you cannot expect anybody to change like this. आपने बोला और उन्होंने वो चीज़ फॉलो करनी स्टार्ट की, इवन दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, बिकॉज वो इतने सालों से अपनी लाइफ में कुछ फॉलो करते आ रहे हैं. अगेन आपके टर्म्स के हिसाब से कोई चेंज नहीं हो सकता. दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल. ओनली थिंग विच कैन बी डन इज विथ टाइम यू हैव टू कीप देम रिमाइंडिंग, एंड धीरे धीरे दे विल गेट यूज टू इट, और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आ जाएगा कि हाउ टू मेंटेन योर बाउंड्रीज, हाउ दे वुड बी रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज, एंड हाउ दे वुड बी maintaining the privacy, their own privacy and your own privacy. So this was our point number 2. Now let's get to our point number 3, which is practicing empathy. What is practicing empathy? Empathy का मतलब क्या होता है? So empathy का मतलब होता है understanding emotions जो सामने वाला feel कर रहा है. Now this is one meaning of empathy. Second meaning of empathy is putting your legs in others' shoes. उनके शूज में आप पाँव रखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो किस सिचुएशन में है, वो क्या फील कर रहे हैं, या फिर उन पे क्या बीत रही है इस वक्त. So the thing is that we have to practice empathy in our daily routine. अगर कोई आपको इरिटेट कर रहा है, किसी का आपके साथ बात हो रही है, किसी के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उनके साथ एम्पैथी प्रैक्टिस कीजिए कि अगर सामने वाला कोई चीज़ बोल रहा है, कोई बात बता रहा है आपको, तो उनके दिमाग में ऐसा क्या होगा, उनके लाइफ में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, कौन लोग हैं उनके लाइफ में, उनकी लाइफ में अभी क्या सिचुएशन है, क्या कम्युनिकेशनशिप उनकी है. तो वो आप अगर एक बार दिस इज नो रॉकेट साइंस. इसमें आपका यू डोंट हैव टू स्ट्रेस दैट ओ माय गॉड मैं कैसे मैं सामने वाले के हर किसी के शूज में मैं पैर रखने जाऊंगी तो मैं खुद के शूज में पैर कैसे रखूंगी. ओके, सो दिस इज नो रॉकेट साइंस. सो इट शुड नॉट बी लाइक कि मैंने किसी के शूज में पैर रखा तो मैं अपने शूज को भूल रही हूँ, या फिर आई एम बीइंग इग्नोरेंट अबाउट माई ओन शूज. सो दिस शुड नॉट बी द केस. अभी प्रैक्टिसिंग एम्पैथी में वी हैव टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स शूज, अदर पीपल्स सिचुएशन बाय टेकिंग इन पॉइंट आवर ओन सिचुएशन. ओके, सो वी डोंट हैव टू फॉरगेट दिस आवर ओन सिचुएशन, और यहाँ पे हमें इस पर्सन की सिचुएशन समझना है. एंड देन यू आस्क योर सेल्फ दैट इफ ये सिचुएशन के बदले ये सिचुएशन होती तो क्या आप भी वही चीज करते.
एंड आई स्वेयर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आंसर येस मिलेगा इफ यू हैव पुट योर लेग्स इन टू दैट पर्सन शूज प्रॉपरली. तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर येस ही मिलेगा, बिकॉज आप ये समझ जाएंगे कि वो पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है और थॉट प्रोसेस ऐसा क्यों है. हर सिचुएशन में, हर रिलेशनशिप में क्यों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, rather than other questions like what, why, how, when. नहीं, वो सब क्वेश्चंस तो उनके आंसर्स बहुत जल्दी से मिल जाते हैं, बट क्यों, अगर इसका आंसर why का आंसर if you are getting very promptly and very quickly and in a better way and in a accurate and appropriate way, तो फिर आपने उस पर्सन के शूज में पैर एकदम प्रॉपरली रखा है. So it's like you have to just keep your legs in that person's shoes कि उसकी इस वक्त क्या situation है. Is there any stress going on in their life? Okay, but what about people whom you are not knowing? उनके बारे में क्या जिनको आप नहीं जानते. ओके, सो अगर आप उन पर्सन को ठीक से नहीं जानते, पर्सनली, प्रोफेशनली, कंप्लीटली आप उनकी लाइफ को, प्रेजेंट सिचुएशन को अगर आप नहीं जानते, देन इसका सिंपल आंसर है दैट वी आर नॉट सपोज टू जज देम. सिंपल, वट एवर दे सेड, इफ आपको अच्छा नहीं लगा, इफ आपको इंसल्टिंग लगा, आपको बुरा लगा, इट्स ओके. You have to just put this one sentence in your mind. Everybody says as per their perspective. उनके हिसाब से वो सही है and वही सही है. आपके हिसाब से वो सही नहीं है तो वो आपको बॉदर भी नहीं करना चाहिए. आपके दिमाग में वो बात घूमनी भी नहीं चाहिए. आपके दिमाग में इतना उसको प्रेशराइज करके रखना भी नहीं चाहिए. You should not give any type of importance to it. So, all the game, entire game plan, the entire rocket science is in this situation कि आप कौन सी चीज को कहाँ पे लागू करते हैं. Which thing you're applying where? If you're applying the thing of situationship in the place of somebody who is not aware of the terms, जिनको इन सब चीजों का कोई नॉलेज नहीं है, then you cannot expect that thing from that person. आप ये सारी बातें, ये सारा मतलब आपका बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है, यू आर चेंजिंग योर बिहेवियर, यू आर कम्युनिकेटिंग वेल, यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ इन योर रिलेशनशिप एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड. ओके, तो इस टाइम पे यू हैव टू थिंक दैट वेदर दैट पर्सन इज अवेयर अबाउट दिस टर्म कि हमें लोगों के लिए चेंज होना चाहिए. लेट्स गो टूवर्ड्स आवर पॉइंट नंबर 4, विच इज ऑल अबाउट कल्टिवेटिंग ट्रस्ट. नाउ ट्रस्ट एक वर्ड ऐसा है जिनके बहुत सारे मीनिंग है एंड मेनी ऑफ टाइम्स वी हैव मिस इंटरप्रेटेड दिस मीनिंग. इसका मीनिंग हम सही वे में कभी कैलकुलेट कर ही नहीं पाते. ट्रस्ट बिल्ड करना डजंट मीन कि अपनी सारी बातें उनको जाके बताना. दैट इज नॉट ट्रस्ट. हाँ, एवरीथिंग दिस इज रियली अंडरस्टूड कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, हमें सच ही बोलना है. सच बोलने से हमें प्रॉब्लम क्या है? देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम. बट रियल मीनिंग जो ट्रस्ट का रहता है वो ये रहता है कि हम उनको ये विश्वास दिलाएं, हम उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि वो हमारे साथ सेफ है. ही कैन टॉक लाइक एनी वे एंड ही कैन एम्प्टी देयर माइंड्स एंड हार्ट्स टू अस. वी आर सेफ फॉर देम. This is the real meaning of trust, that we are safe for them. उनके लिए हम सेफ हैं. वो अपने इमोशंस हमसे फ्रीली कह सकते हैं, बता सकते हैं. So this is the real meaning of trust. कि उनको ये फील हो कि वो अगर खुद की कोई भी बात हमसे बताएंगे तो वो कहीं और नहीं जाएगी और वो फ्रीली रह सकते, या हम उनको जज नहीं करेंगे. इफ somebody is coming to me और वो मुझे कंप्लेन बता रहा है, प्रणाली यू डिड दिस रियली रॉन्ग, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आपने ये बोला मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा, रियली मतलब दिस वॉज रियली रॉन्ग, शुड हैव सेड दैट टू मी, एंड मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, तो प्लीज आइंदे से मेरे साथ ऐसी बातें मत करना. तो इफ somebody is coming and saying this to me, अपनी कंप्लेन बता रहा है, तो राइट वे तो ये नहीं होगा कि मैं उनको बोल दूं कि मुझे जो लगा वो मैंने किया. नहीं, दैट इज नॉट द राइट थिंग. इससे हमारे रिलेशनशिप बिगड़ते हैं.
द राइट वे इज लाइक, अच्छा मैंने ऐसा क्या कहा जो आपको ऐसा लगा, कैन यू प्लीज लाइक स्पेसिफाई दैट थिंग, या फिर आपको ऐसा क्यों लगा, मतलब मेरा तो ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, मेरा इंटेंशन कुछ और था, स्टिल आई एम सॉरी. So the point is, whenever you cultivate trust building factor is how you are willing to understand that person. आपकी ये जो willingness होगी, जो आप दिखाएंगे कि हमें इस person को सुनने में interest है, we are interested to know what's wrong with that person. ये interest ही होगा जो सामने वाले को एक trust build कराएगा आपके अंदर, कि why that person is interested to know you. अगर कोई आपसे कहेगा, कोई आके आपसे कहेगा कि आपको कल बहुत अपसेट लग रहे थे, कुछ हुआ था क्या, मतलब आई जस्ट फेल्ट कि आपको पूछना चाहिए इसलिए मैंने पूछा. इफ़ यू फील आपको शेयर करना चाहिए और इससे आपका मन हल्का होगा तो प्लीज शेयर इट. आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर टू लिसन यू. ये जो इंटरेस्ट होता है वही एक ट्रस्ट का बेस बिल्ड करता है, कि somebody is interested to know and in the good way, in the good intentions, not in the bad intentions. अभी ट्रस्ट कल्टीवेट करने का जो सेकेंड थिंग है, दैट इज अ मेजर पॉइंट, कि हम ट्रस्ट बिल्डिंग में सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी बातें ही हम शेयर करेंगे, कि कल मेरे साथ ये अच्छा हुआ, कल मेरे साथ ये बुरा हुआ, हम सिर्फ यही बातें शेयर करेंगे. नहीं, हमें ये भी शेयर करना है कि क्यों हमें कुछ बातें अच्छी नहीं लगती है. अगर मैं किसी और का सिचुएशन जाके बताऊंगी मेरे किसी रिलेशनशिप में कि इस पर्सन ने कल मुझसे ऐसे ऐसे बात की एंड आई डेंट लाइक इट, मुझे उनके वर्ड्स थोड़े इंसल्टिंग लगे, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे, मुझे वो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ अच्छा. तो इफ़ आई एम सेइंग दैट टू समबडी, तो वो जो लिसनर है, वो लिसनर अपने आप ये समझेगा कि मेरी प्रेफरेंस क्या है, तो मुझे उसको दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है. ही विल ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि उनको मेरे साथ किस तरह से बात करना है, बिकॉज दे ऑलरेडी सॉ कि किसी और ने ऐसे बात की और मुझे अच्छा नहीं लगा. तो यहाँ पे भी एक ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर बिल्ड होता है कि सामने वाला अपने आप समझ जाता है कि आपको कैसे बिहेव करना है. अब जब वो हमारी दूसरी बातें सुनता है तो ऐसे उनको अपने आप पता चलेगा कि उनको कैसे बिहेव करना है. और जब वो ऐसे बिहेव करते हैं, जब वो अपना बिहेवियर हमारे तरफ चेंज करते हैं, जब वो हमें किसी और के साथ बिहेव करते हुए देखते हैं, तो अपने आप मुझे ये ट्रस्ट बैठेगा कि ये पर्सन बिना मेरे बताए मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो मैं उनको डबल ट्रस्ट करूंगी. मेरे बिना बताए ही इज बिहेविंग वेल विथ मी, ही इज बिहेविंग एग्जैक्टली हाउ आई वॉन्ट. He is maintaining my boundaries, he is respecting my privacy, respecting my space, my own space. तो obviously मैं उसको ज़्यादा ट्रस्ट करूँगी. If I am trusting him more, I'll share with him more. And जब मैं मेरा ज़्यादा पार्ट शेयर करूँगी, मेरी लाइफ के इंसिडेंसेस, मेरे लाइफ के रिलेशनशिप्स, और वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करूँगी उस पर्सन के साथ, तो he will start feeling more comfortable and he will also add on to it by sharing his own incidences, similar incidences. उनके जो सिमिलर इंसिडेंट्स जो पहले उनके साथ हुए हैं, वो भी वो शेयर करना स्टार्ट करेंगे, वो ऐड ऑन करेंगे हमारी बात में. सो एक बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजी है ये, कि हम पहले तो उन्हें ये बिलीव दिलाएं कि व्हाट वी वांट, और वो ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठ के ही सब बातें उनसे बोले कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए. नहीं, ये हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि we had faced some situation earlier and we are also interested in telling you कि we had faced this situation earlier और हमें ये situation से ये problem हुई, हमारा mindset क्या है. This was a trust building point जो you can keep in your mind whenever you communicate, whenever you face any situationship जहाँ पे आपको immediately react करना हो. So see, these things, these points are not the ones which can be immediately gripped. मतलब ये तुरंत आपके ग्रिप पे या तुरंत आपके इस पे नहीं आएगा, कि प्रैक्टिस में नहीं आएगा, तुरंत आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बिकॉज दीज थिंग्स टेक्स टाइम.
जस्ट थिंक अबाउट योर एज. अगर आप इतने सालों तक एक बिहेवियर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, एक थॉट पैटर्न, एक माइंडसेट लेके चलते आ रहे हैं, तो ऑन द स्पॉट हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप एक सेशन देख के तुरंत आप बदल जाएंगे या तुरंत आपकी माइंडसेट एक सेशन से चेंज हो जाएगी? नहीं, इट्स जस्ट कि आप कभी भी खुद मतलब अपने पॉइंट से रिएक्ट करें, या फिर अपने वे में जो आप प्रीवियसली रिएक्ट करते थे वैसे आप रिएक्ट करें, एंड देन यू इमीडिएटली रियलाइज कि नहीं नहीं नहीं, मतलब ये मैंने किया, ये गलत था, बट आई विल टेक केयर ऑफ दिस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. सो मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी या ध्यान रखूंगा कि नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है. एंड द बेस्ट वे इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि इसको रेगुलरली प्रैक्टिस में ला के अपनी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप सुधारने का बेस्ट तरीका ये है कि जिस इंसान से आपको लगता है, जिस पर्सन से आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ मैंने ऐसे रॉन्ग कम्युनिकेट कर दिया, मुझे ऐसे इम्प्रूव करके करना था, तुरंत जाके उनको बता दो कि मुझे ऐसे, मैंने रॉन्ग कम्युनिकेट किया, मुझे ऐसे नहीं और ऐसे कम्युनिकेट करना है. तो उनको आप जब बताओगे कि मेरा ये गलत तरीका था, इसके बदले मुझे ऐसे कम्युनिकेट करना था, तो आप ये दो डायरेक्शन उनको जब दिखाओगे ना, तो एक तो पॉइंट नंबर 1 कि उनका भी पर्सपेक्टिव चेंज होगा, वो भी ये जो सेकंड जो बेटर वे है कम्युनिकेशन का वो खुद भी ट्राई करेंगे. थर्ड वे कि नेक्स्ट टाइम से उनको भी ध्यान रहेगा और वो आपको टोकेंगे. और लास्ट, इससे एक और बहुत ही मेजर फायदा ये होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम उनसे कम्युनिकेट करने जाओगे, उनसे बात करने जाओगे, आपको दिमाग में अपने आप वो थॉट आएगा, अपने आप ये आपके सबकॉन्शियस में आएगा कि लास्ट टाइम मैंने इस इंसान से रॉन्ग कम्युनिकेट किया था, फिर मैं वापस गई थी, मैंने राइट कम्युनिकेशन का वे उनको बताया था. और जैसे ही आपके सबकॉन्शियस में ये आ रहा है, आप अपने आप राइट वे में कम्युनिकेट करना फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट आप स्टार्ट कर देंगे. सो दिस इज द बेस्ट वे कि आप अपने कम्युनिकेशन को एकदम इंटैक्ट रखें. आपकी एक वे है कम्युनिकेशन करने की, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटैक्ट रहेगी, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज रहेगी, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल रहेगी, और बहुत ही ज़्यादा एकदम क्लियर कट रहेगी. ओके, सो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन बिल्ट होगा विच इज़ रियली हेल्दी फॉर एनी रिलेशनशिप, कि बातें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो. There should be no misunderstandings. Now let's go towards the last point, which is known as active listening. कम्युनिकेशन में दिस पॉइंट आपने बहुत ही जगह पे, बहुत ही सेशंस में हर जन को ये बोलते हुए सुना होगा कि एक्टिव लिसनिंग बहुत ही ज़रूरी है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेइंग, कन्वेइंग, एक्सप्रेसिंग, इसके बारे में नहीं होता है. बट एक्टिव लिसनिंग मतलब क्या कि हम हमारे सिर्फ कान से नहीं सुनते, हम अपने दिमाग, अपने दिल से सुनते हैं, सो दैट सामने वाला जो भी पर्सन हमें उनकी जो भी फीलिंग्स है, उनका जो भी ये है, तो वो हमें कन्वे कर पाए, की बातें हम इजीली हम समझ पाए कि वो क्या कन्वे करना चाहते हैं हमें. तो एक्टिव लिसनिंग से हमारा क्या मतलब होता है कि हम इस तरह से सुने कि हमें हमारी सिचुएशंस याद आ जाए. इट शुड बी लाइक कि आपको भी ऐसे याद आ जाना चाहिए, तुरंत माइंड में आना चाहिए, हाँ 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 मेरे साथ भी तो ऐसा कुछ हुआ था, तब जाके आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं. बिकॉज जब आपको ये थॉट अगर नहीं आ रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो दैट मीन्स आप यू आर नॉट लिसनिंग क्लियरली. अगर आप किसी का ट्रिप का सुन रहे हो कि यहाँ पे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, आपको तुरंत याद, हाँ हाँ मैं इस जगह पे गई थी ना, वहां पे भी सिमिलर कुछ ऐसा ही था. दिस इज when exchange of ideas happen. जब आइडियाज एक्सचेंज होंगी तब जाके सामने वाले को भी इंटरेस्ट आएगा और बोलने के लिए, और शेयर करने के लिए, और बताने के लिए. सो दिस इज एप्लीकेबल टू दोज पॉइंट्स ऑल्सो कि जब कोई आपके पास आ रहा है और आपसे शेयर कर रहा है कि यार मैं बहुत अपसेट फील कर रहा हूँ, क्या फील कर रही हूँ कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है मेरी लाइफ का, कि मैं कैसे मैनेज करूंगी यार, ऐसी सिचुएशन हो गई है अब मेरे साथ, अब मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी. एंड इफ यू आर एक्टिवली लिसनिंग टू इट, मतलब अपने दिमाग और दिल से आप सुन रहे हैं, तो आप अपने आप उसको सॉल्यूशंस दे पाएंगे. जस्ट रिलैक्स, यू विल बी लाइक जस्ट रिलैक्स, हम एक एक करके, एक एक बात सुनते हैं, एक एक करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं. ये आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, बहुत ही ज्यादा उसको
strong से भी ज्यादा I would like to tell you the word which is precise and which is clear. Okay, रिलेशनशिप स्ट्रांग होना एक बात होती है, लेकिन रिलेशनशिप्स अपने प्रिसाइज और क्लियर होना अलग बात होती है. सो रिलेशनशिप अपने प्रिसाइज और क्लियर होने चाहिए. इट्स लाइक बहुत ही, अगर somebody ask somebody about you कि इस इंसान को क्या पसंद है खाने में, या फिर हम ये प्लान कर रहे हैं तो विल दिस पर्सन कम, तो यू शुड बी क्लियरली नोइंग नहीं 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 इसको ये पसंद नहीं है तो प्लीज डोंट डू दैट ओवर देयर. तो मतलब आपका रिलेशन उस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रांग है बिकॉज यू नो कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या आपकी क्या विशेस है क्या नहीं पसंद है. और वो तभी पॉसिबल है जब आपने उनको एक्टिवली और बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत ही क्लियरली आपने उनको सुना हो, दिल और दिमाग से आपने उनको सुना हो. नॉट जस्ट कि जस्ट कान से सुना एंड यू जस्ट इग्नोर दैट पर्सन कि हाँ ठीक है कि अपना मन हल्का कर रहा है, लेट देम स्पीक, लेट हिम गो एंड इट्स फाइन. नो नो, दैट इज नॉट द वे. अगर आपको या तो आप एक क्लियरली अपनी खुद की डायरी में डिफाइन कर लें, यू जस्ट डिफाइन इट इन योर डायरी, व्हाट डू यू वांट योर पर्टिकुलर रिलेशन, दिस रिलेशनशिप यू वांटेड टू बी स्ट्रांग, this relation you wanted to be precise, or this relationship you wanted to be deeper. तो आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको ये रिलेशनशिप कहाँ लेके जाना है, where do you want it to take. if उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी पहले पास्ट में, then you need to make a goal that it should be precise. बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है. इफ वो रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ है एंड क्लियर है, इट्स रियली क्लियर, बट वी आर नॉट गेटिंग एनीवेयर, तो उसको डीपर लेके जाने के लिए आपका गोल दूसरा होना चाहिए. इट शुड बी लाइक, तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए, आपको बहुत ही ज्यादा एम्पैथी प्रैक्टिस करनी चाहिए. अगेन कमिंग बैक टू माई पॉइंट नंबर 3 कि प्रैक्टिसिंग एम्पैथी, बिकॉज डीप ले जाने के लिए आपको ये चीज बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि एम्पैथी मतलब सामने वाले के शूज में पैर रख के फील करना एक्चुअली व्हाट ही इज फीलिंग. ओके, तब जाके आप उसके साथ डीपर जा पाओगे. इफ यू वांट योर रिलेशनशिप्स टू बी स्ट्रांग, इतना ज्यादा स्ट्रांग, तो फिर वो तभी पॉसिबल है जब, अगेन आई एम गोइंग बैक टू माई पॉइंट नंबर 1 which is communication is the key. That is expressing yourself, expressing the every part of you, every way of you, every tiny bit of your emotions, that whether you're feeling angry, you're upset, you're resented, anyway. सो आपका एक गोल होना चाहिए कि इस रिलेशनशिप को मुझे यहाँ पे लेके जाना है, इस रिलेशनशिप को मुझे यहाँ पे लेके जाना है. इफ द रिलेशन इज टू टीडियस और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो वहां पे अगेन कमिंग बैक टू माई पॉइंट नंबर 2 विच इज सेटिंग द बाउंड्रीज. वहां पे बाउंड्रीज सेट करनी है. एंड एज आई प्रीवियसली सेड, कोई भी इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा. आपने एक बार बाउंड्रीज बना दी, सेट कर दी, एंड यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, तो वो तुरंत नहीं होगा, इंस्टेंटली नहीं होगा. यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग देम कि यार प्लीज मेंटेन दिस बाउंड्रीज, प्लीज मुझे ये नहीं पसंद, प्लीज. सो दैट इज द वे यू कीप रिमाइंडिंग देम, एंड स्लोली वो प्रैक्टिस में आके धीरे धीरे ये हो जाएंगे. सो नाउ दीज वर माई 5 पॉइंट्स जो कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप पे बेस्ड थे. और ये 5 पॉइंट यू कैन यूज देम, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी कि आपको ये पॉइंट आप यूज करने के बाद आपको क्या इफेक्ट मिला, क्या रिजल्ट मिला. यू कैन ऑल्सो मैसेज मी योर प्रॉब्लम्स, यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन योर प्रॉब्लम्स कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या आपको क्या फेस कर रहे हैं आप करंटली, और इस पे मैं मतलब आपको क्या सजेशन चाहिए. ओके, so again when you're coming to me, when you're messaging me, it will be a suggestion from my end. और ये प्रैक्टिस आपको भी आपके रिलेशनशिप में हर जगह पे मेंटेन रखना है. ऑलवेज गिव सजेशंस, नॉट द एडवाइसेस. वंस यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योरसेल्फ कि यू आर केपेबल टू डू थिंग्स एंड यू आर कॉन्फिडेंट इन योर ओन वे, then only you will be able to trust your partner, your sibling, your cousin, or anybody, your parents or anybody, कि they are capable to handle the things on their own. So they don't need your advice in any way. They just need suggestion,
which you can give, and then you can leave it up to them whether they want to follow it or not. तो हमेशा सामने वाले को यही थॉट प्रोसेस के साथ कुछ भी बातें शेयर करें कि हमें उनको सजेशन देना है, एडवाइस नहीं देनी है. हमें सजेशन देना है कि लेट्स डू दिस, आपका क्या थॉट है उस पे. मेरा ये थॉट है कि हमें इसमें ये प्रोजेक्ट में ये चेंजेस करने चाहिए. तो सजेशन देंगे तो यू आर इन वन वे इवन ट्रस्टिंग देम. यू आर ट्रस्टिंग देयर इंटेलेक्ट, यू आर ट्रस्टिंग देयर इंटेलिजेंस. आप उनके इंटेलेक्ट और उनके इंटेलिजेंस को ट्रस्ट कर रहे हैं कि यू ट्रस्ट दैट उनका अपना दिमाग है, दे हैव देयर ओन ब्रेन, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस, दे आर मैच्योर्ड इनफ, दे आर अडल्ट्स टू टेक देयर ओन डिसीजंस. एंड जब आप ये ट्रस्ट बिल्ड करेंगे अपने रिलेशनशिप में कि आप एक दूसरे को डिसीजन मेकिंग का पूरा कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और सब कुछ देते हैं, तब जाके वो रिलेशनशिप डीपर भी होगा, स्ट्रांग भी होगा, और आपका एकदम रूट्स भी, आपके बेस, उसका रूट्स भी मजबूत होंगे उसके. बिकॉज मेन प्रॉब्लम यही होती है कि हम बहुत ही ज्यादा सामने वाले को नज करते रहते हैं. आपने ये किया, आपने वो किया, अरे नहीं डोंट फॉरगेट दिस, हाँ, डोंट फॉरगेट टू डू दिस, हाँ प्लीज. अरे आपने खाना खाया, नहीं आपने ये किया, नहीं ऐसे मत कीजिए, आपको हर्ट होगा, तो डोंट डू दिस. नो, आई वोंट अलाउ यू टू डू दिस बिकॉज यू विल गेट हर्ट. नो, allow her to do that. She has her own decision making. When she is getting hurt, go and support her. That's it. बट उनको डिसअलाउ करना उनके खुद के डिसीजन मेकिंग के लिए, इवन दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम एंड अ बिग नो इन योर रिलेशनशिप्स. अलाउ देम टू टेक देयर ओन डिसीजंस, मे इट बी राइट, मे इट बी रॉन्ग. एटलीस्ट उनके खुद के तो होंगे. अगर सही है, अगर गलत है, उनके खुद के तो होंगे. सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस थिंग इन योर माइंड कि जो भी आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, जो भी आपको अपने रिलेशनशिप में लेके आना है, विथ दिस ऑल स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट कन्फाइडिंग इन योरसेल्फ एंड कन्फाइडिंग इन दैट पर्सन. और उस पर्सन में, किसी भी इंसान में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, कॉन्फिडेंस रखने के लिए, या फिर किसी भी इंसान में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, यू हैव टू फर्स्ट ट्रस्ट योरसेल्फ. आपके खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस, इफ यू आर कॉन्फिडेंट विद इन योरसेल्फ, इफ यू ट्रस्ट योरसेल्फ, if you are very aware about your flaws, you are very aware about your positives and negatives, then only you will be able to trust the other person. एक बार अगर आपने खुद पे भरोसा किया, you know yourself, and आप ये पूरा भरोसा रखते हैं कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, what are my negatives, what are my positives, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेसेस है, और फिर आप खुद को ट्रस्ट करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स को पॉइंट ऑफ व्यू में लेके बाद में आप उस पर्सन को ट्रस्ट कर पाएंगे, बाद में आप उस पर्सन पे बिलीव कर पाएंगे, एंड यू विल जस्ट make them believe कि they are matured and they are capable. वो जब आप फीलिंग उनको देंगे कि यू बिलीव इन देम दैट दे आर केपेबल टू डू द थिंग्स ऑन देयर ओन, टेक द डिसीजंस ऑन देयर ओन, तो वो अगेन people will get attracted towards you. People will think that actually you are the right person for everybody. So this is the way we are supposed to handle the things, and we are supposed to take care of the things. It was a great session. Thank you for attending. Thank you for coming. Thank you for listening to me. Thank you for following. Thank you for liking my videos and appreciating me in my videos, in my DMs, and everywhere. Whatever messages I'm getting, these are really good that they are appreciating me. Thank you so much. Bye. Namaste.